नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिन के असम दौरे पर कामाख्या मंदिर में किए दर्शन। राष्ट्रपति ने गुवाहाटी में अहोम जनरल लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के अवसर पर साल भर चलने वाले समारोह का किया उद्घाटन। शनिवार को तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति कोविंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा में आत्मनिर्भरता विषय पर वेबिनार को किया संबोधित। कहा, बजट में देश में ही विनिर्माण के लिए अनुसंधान, डिजाइन और विकास के लिए अनुकूल माहौल विकसित करने की दिशा में उठाए गए हैं कदम। रक्षा बजट की कुल राशि का 70% घरेलू उद्योग के लिए किया गया है आवंटित। राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा ने सेना के 56 आर्टिलरी ब्रिगेड के 360 मीडियम रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट की 11वीं बटालियन को प्रदान किया प्रशस्ति पत्र। सेना की दोनों इकाइयों को पेशेवर दक्षता के लिए सराहा। कहा, पर्यावरण और जनजातीय परंपराओं के संरक्षण में स्थानीय लोगों की सहायता करे सेना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिन की असम यात्रा पर आज सुबह गुवाहाटी पहुंचे। राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। श्री कोविंद ने गुवाहाटी में अहोम जनरल लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के अवसर पर साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन भी किया। राष्ट्रपति जोरहाट में जनरल बरफुकन के स्मारक के पुनर्विकास की आधारशिला रखने के साथ ही बरफुकन की जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। इसी कार्यक्रम में वे कामरूप जिले के डोडोरा में अलाबोई युद्ध के स्मारक की आधारशिला भी रखेंगे। श्री कोविंद शनिवार को तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जीप सफारी करेंगे और पार्क के संरक्षण और विकास प्रयासों की समीक्षा भी करेंगे। श्री कोविंद काजीरंगा में एक प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल के बजट में देश में ही विनिर्माण के लिए अनुसंधान, डिजाइन और विकास के लिए अनुकूल माहौल विकसित करने की दिशा में कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें रक्षा बजट की कुल राशि का करीब 70% घरेलू उद्योग के लिए आवंटित किया गया है। आज सुबह रक्षा में आत्मनिर्भरता कॉल टू एक्शन विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब हम बाहर से हथियार खरीदते हैं तो इसकी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि जब तक वे हमारे सुरक्षा बलों तक पहुंचते हैं तब तक उनमें से कई पुराने हो चुके होते हैं। उन्होंने कहा कि इसका समाधान आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया में है। गत वर्ष के पहले हमने 7 नई डिफेंस पब्लिक अंडरटेकिंग्स का निर्माण किया था। आज ये तेजी से बिजनेस का विस्तार कर रही है, नए मार्केट में पहुंच रही है, एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी ले रही है। ये भी बहुत सुखद है कि बीते 5-6 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट में हमने 6 गुना वृद्धि की है। आज हम 75 से भी ज्यादा देशों को मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स और सर्विसेज दे रहे हैं। मेक इन इंडिया को सरकार के प्रोत्साहन का परिणाम है कि पिछले 7 सालों में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए 350 से भी अधिक नए इंडस्ट्रियल लाइसेंस इश्यू किए जा चुके हैं, जबकि 2001 से 2014 के 14 वर्षों में सिर्फ 200 लाइसेंस जारी हुए थे। फ्रेंड्स, प्राइवेट सेक्टर भी डीआरडीओ और डिफेंस प्लस डिफेंस पीएसयूज इसकी बराबरी पर आए। इसलिए डिफेंस आर&डी बजट का 25% इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और एकेडमिया के लिए रखा गया है। बजट में स्पेशल पर्पज व्हीकल मॉडल की व्यवस्था भी की गई है। ये प्राइवेट इंडस्ट्री के रोल को सिर्फ एक वेंडर या सप्लायर से आगे एक पार्टनर के रूप में स्थापित करेगा।
राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में 56 आर्टिलरी ब्रिगेड के 360 मीडियम रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट की 11वीं बटालियन को राज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। 360 मीडियम रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राहुल वत्सयायन, सूबेदार मेजर बलराम सिंह और गनर उन्नी कृष्णन मोहन तथा कुमाऊं रेजिमेंट की 11वीं बटालियन के कर्नल कुबेर सिंह कार्की, लेफ्टिनेंट अंगन बग्गा, सूबेदार मेजर सुमेर सिंह और सिपाही अरुण कुमार ने राज्यपाल से प्रशस्ति पत्र प्राप्त किए। राज्यपाल ने सेना की दोनों इकाइयों को उनकी पेशेवर दक्षता के लिए सराहा। राज्यपाल ने सेना की इकाइयों को सुझाव दिया कि वे अपने इलाके में शारीरिक तौर पर फिट और योग्य युवाओं का चयन कर उन्हें भर्ती से पहले प्रशिक्षण प्रदान करें। राज्यपाल ने सेना को सलाह दी कि वे पर्यावरण, जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में स्थानीय लोगों की सहायता करें। और आज आप लोग आए, इसमें बड़ी खुशी है और मुझे पूरा यकीन है कि आप जब वापस जाएंगे, अपनी पलटन में जाएंगे और ब्रिगेड में और लोगों से मिलेंगे तो उनको भी ये बताएंगे कि जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान का, कि राष्ट्र के लिए कुछ भी हमको करना पड़ेगा, हम करेंगे। कोई भी बलिदान देना पड़ेगा, हम देंगे। कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, हम करेंगे। कोई भी चैलेंज उठाना पड़ेगा, हम उठाएंगे और विजयी होंगे। तो ये मैसेज आप देंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करने वाले रीजनल आउटरीच ब्यूरो (ROB) ईटानगर ने आज स्थानीय ग्रीन माउंट स्कूल में इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंड आउटरीच प्रोग्राम (ICOP) का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ग्रीन माउंट स्कूल के छात्र छात्राओं को भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी राकेश डोले, ग्रीन माउंट स्कूल के प्रधानाचार्य तोमार नोमुक, स्कूल की शिक्षिका दीपिका लाल, ROB के फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट लोपसांग दावा सहित कई अन्य स्कूल कर्मी एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। So this outreach and one highly respect and thanks to conduct a program regarding the Swachh Bharat Abhiyan mission, and also wanted to. Prime Minister Narendra Modi launched the Swachh Bharat mission in 2014, October 2. To make India open defecation free and to instill this sense of cleanliness among the people. So this outreach program organized by Regional Outreach Bureau, Itanagar, is a part of this campaign. As you know that Itanagar's ranking in the cleanest city among the cities in India is not that good. Through this program, we are appealing each and every stakeholders in the city to maintain cleanliness and to keep good habits of keeping this city clean, so that we can make the ranking better in the next coming years. ईटानगर राजधानी क्षेत्र की पुलिस ने चोरी के कई मामलों की गुत्थी सुलझा ली है। इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की कई वस्तुएं भी बरामद की है। ईटानगर के पुलिस अधीक्षक जिमी चिराम ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में पुलिस की सफलता के बारे में बताते हुए राजधानी वासियों से अपील की कि वे चोरी की घटनाओं को लेकर अधिक सतर्कता बरतें, असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखें और पुलिस से तत्काल सहायता पाने के लिए 112 रिपोर्ट करें। चोरी के जो केसेस हैं, जो घटनाएं हैं, वो बढ़ रही थी पिछले महीने में, एंड इसको लेके हम काफ़ी सीरियस थे एंड हमने एक टीम का गठन किया। तो इस टीम ने काफ़ी सीरियसली वर्क शुरू किया और हमें एक मेजर सक्सेस मिला जब 16 तारीख को हमने अरेस्ट किया एक एक्यूज तोप चाहर, जो कि 21 साल का है। उससे पूछताछ से पता चला कि उसने एक चोरी का केस अंजाम दिया था। इनका मेन जो काम था वो 2 व्हीलर लिफ्टिंग में और गैस सिलेंडर चोरियों में। एजेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि केयरफुल रहें। काफ़ी समय जो है हम अपना डोर्स वगैरह ओपन रखते हैं, उसमें भी सिंपल से चोरी हो जाता है। गाड़ियों को जो पार्किंग है प्रॉपर जगह करें और थोड़ा सा सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो गाड़ी के साथ हो सकता है, जैसे चेनिंग द व्हीकल, इस टाइप का जो एफर्ट है वो आप भी डेफिनेटली करें, क्योंकि
हम हर एक जगह नहीं हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा अपना प्रिकॉशन लेंगे तो हमें भी मदद मिलेगी इस पर। एंड कैपिटल पुलिस जो है, अगर कहीं भी वारदात होता है, जल्दी रिएक्ट करने के लिए हमारा ERSS का डायल 112 सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है, तो यू कैन कॉल ऑन डायल 112। लोअर बालिजा न्योकुम सेलिब्रेशन कमेटी ने आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के होलोंगी में न्योकुम उत्सव का आयोजन किया, जिसमें राज्यसभा सांसद नवाम रेबिया ने मुख्य अतिथि, जबकि असम के गोपुर से विधायक उत्पल बोरा ने गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में असम के सांस्कृतिक दल ने भी अपनी प्रस्तुति दी। मीडिया से बातचीत में राज्यसभा सांसद श्री रेबिया ने कहा कि निजी समुदाय को अपनी संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ कुरीतियों को खत्म करने के भी प्रयास करने चाहिए। रीति रिवाज को, परंपरा को थोड़ा मेंटेन करो एक दिन के लिए, ठीक ही है। फिर भी मैं बोल रहा था कि थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए मैंने बोला। तो एब्रप्टली वी कैन नॉट चेंज द सोसाइटी, आपको याद है, क्योंकि पीपल आर इकोनॉमिकली नॉट वेल ऑफ, है कि नहीं? तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन रहता है, थोड़ा मदद करे कुछ, थोड़ा वो तो होता ही है। और ये VIP कल्चर, तो आई एम ऑलवेज अपोज टू VIP कल्चर, लेकिन ये फेस्टिवल में कोई फुर्ती से ना थोड़ा चंदा वंदा देते हैं, वो तो दैट इज़ नॉट मैंडेटरी भी नहीं। एक्चुअली इंडिविजुअल सो अपना अपना घर से जो भी आप चावल दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, देख के कलेक्टिवली। पहले परंपरा तो ऐसा था, हमारा आवतनी हमारा समाज में पहले से वही चलते आ रहे हैं। लोगों का गैदरिंग होता है ना, एकता हो जाते हैं, तो खर्च ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा इकोनॉमिक बैकअप, फाइनेंशियल बैकअप तो आवश्यक है। और इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग जो सेंट्रल न्योकुम कमेटी है, ये हम लोग बता रहे हैं, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और रेक्टिफाई, ताकि जो मॉनेटरी बर्डन किसी के ऊपर ना पड़े। पापुम-पारे जिले के किमिन में गोल्डन जुबली न्योकुम यूलो सेलिब्रेशन कमेटी ने न्योकुम उत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर गुरुवार की शाम मिस न्योकुम किमिन भी आयोजित किया गया। तामची याबिस को मिस न्योकुम किमिन 2022 चुना गया। तानापुनिया पहले उपविजेता, जबकि गीदा एनी दूसरी उपविजेता घोषित की गई। मैं सभी को हैप्पी न्योकुम कहना चाहूँगा। और ये गोल्डन जुबली जो न्योकुम किमिन का है, बहुत ही शानदार है, और ट्रेडिशनल को कायम रखते हुए प्रॉपरली इस बार पूजा पाठ करके उन्होंने इस न्योकुम को मनाया है। एकदम रिचुअल जो हमारा है उसको करते हुए उन्होंने मनाया है। आई रियली कांग्रेचुलेट द एंटायर टीम, असी बामंग मंगा एंड हिज टीम फॉर सच सक्सेसफुल सेलिब्रेशन। मैं यूथ को वही कहूँगा कि अच्छा इंसान बनिए, अच्छा नागरिक बनिए। पढ़ाई लिखाई भी होते रहेगा, मगर आप पढ़ाई लिखाई करके भी अगर अच्छा इंसान नहीं है, अच्छा नागरिक नहीं है, तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। अपने माँ बाप को प्यार कीजिए, और उसके समाज के प्रति भी आपको जागरूकता होनी चाहिए, और अपना कल्चर को प्रिजर्व रखना ही हमारे लिए सर्वप्रथम होना चाहिए। ईस्ट सियांग जिले के रुकसिनची गेट परिसर में गुरुवार को फील्ड डे ऑन मशरूम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन पासीघाट स्टेट कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर BN हजारिका ने किया, जबकि AICRP के इंस्ट्रक्टर डॉक्टर RC शाकव्यार ने पोषण और खाद्य सुरक्षा में मशरूम के महत्व पर व्याख्यान दिया। इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों को मशरूम की खेती को लेकर प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। ये फील्ड ऑन मशरूम हम रखते हैं जब हमारे फार्मर्स लोग ना ट्रेनिंग कम अवेयरनेस प्रोग्राम से पूरा अवेयर हो जाते हैं और उसका कल्टीवेशन करने लगते हैं। उसके बाद हम उसको फील्ड पर रखते हैं, जिसलिए उसका नाम दिया है फील्ड ऑन मशरूम। और मशरूम का ये जो वैरायटी है, जो अरुणाचल और रुक्सिन का जो और ये जुनाई का जो एरिया है, यहाँ पे हम लोग ये जो टेम्परेचर के हिसाब से ही ये वेस्टर्न मशरूम है। वेस्टर्न मशरूम की कोई भी स्पीसी
ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आज ऑल ईस्ट सियांग मैकेनिक यूनियन के 19वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला उपायुक्त ताई तागू ने मुख्य अतिथि और जिला परिषद सदस्य ओगाम मंगू ने गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर हिस्सा लिया। इस अवसर पर यूनियन के अध्यक्ष ओइन गांव ने पिछले 19 वर्षों में जिले में यूनियन द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का उल्लेख किया। मुख्य अतिथि और जिला उपायुक्त ताई तागू ने मैकेनिक यूनियन की टीम द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और उन्हें समाज के लिए हमेशा बेहतर कार्य करने की सलाह दी। बहुत बहुत उन लोगों को मैं बधाई भी दे रहा हूँ, क्योंकि ये उन्होंने इतना सोशल अच्छा सर्विस किया है और ये सर्विस को आने वाला सालों में भी ऐसा यूनिटी करके रखना है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करने वाले फील्ड आउटरीच ब्यूरो FOB की वेस्ट सियांग यूनिट ने गुरुवार को जिला स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर आलो स्थित विवेकानंद केंद्र विद्यालय VKV में कोविड उचित व्यवहार और कोविड टीकाकरण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हुए इस कार्यक्रम में आलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गेरिक जीनी ने कहा कि वेस्ट सियांग जिले की 85% से अधिक आबादी को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। इस अवसर पर VKV की शिक्षिका कुमारी काजल नियोग फुकन ने छात्र छात्राओं को आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की जानकारी दी। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। पच्चीस फरवरी को ब्रिटिश संसद ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया था। इस अधिनियम का नाम ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 भी कहा जाता था। इस अधिनियम का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक और राजनीतिक गतिविधियों के बीच अंतर स्पष्ट करना था। इस अधिनियम ने दोहरे नियंत्रण की प्रणाली शुरू की, जिसके तहत राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठित किया गया और व्यावसायिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई। इस प्रकार पिट्स एक्ट ने भारतीय प्रांतों के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों में ब्रिटिश राज का प्रभुत्व स्थापित करने में मदद की। हालांकि भारतीय प्रदेशों की व्यावसायिक गतिविधियों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था और अपने कर्मचारियों की नियुक्ति या उन्हें हटाने का अधिकार भी उसी के पास था। पिट्स इंडिया एक्ट लागू होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति भारत में ब्रिटिश परिसंपत्ति कही गई। प्रशासन का सीधा नियंत्रण भी ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट से प्रशासन में आए ये बदलाव 1858 तक जारी रहे। 1857 में आजादी की पहली लड़ाई के बाद ब्रिटिश सरकार को प्रशासन का तरीका बदलने पर बाध्य होना पड़ा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।